हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्यूर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 22 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूँ तो मैं इसको सिंगल स्टार से रीडिंग करूँगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे हैं। लेट P7x बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x विथ रियल कोएफिशिएंट्स हैविंग डिग्री एट मोस्ट 7 टुगेदर विथ 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा तो T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि P7x से P7x पे जा रहा है और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बनवा के दे दिया गया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारे पास P7x जो है ये क्या है, इट इज द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स एंड हुज डिग्री इज एट मोस्ट 7 टुगेदर विथ 0 पॉलिनोमियल। इसको अलग से तुम्हें लेके चलना है क्योंकि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं होता, इसलिए इसको अलग से बोलना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि ये जो है ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। अभी टी जो है, अच्छा ये यदि वेक्टर स्पेस फॉर्म करे तो इसका डायमेंशन मतलब क्या होगा, Pn(x) जो है ये जो वेक्टर स्पेस बनाता है इसका डायमेंशन होता है n+1 और इसका जो बेसिस होता है 1x डॉट 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 x⁻n। तो तुम्हारे पास यहाँ पे P7x था तो इसका बेसिस क्या होगा, इसका बेसिस हो जाएगा 1x² डॉट 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 x⁻7। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड बेसिस ये है तुम्हारे P7x का एक स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, अभी तुम्हारे पास मैट्रिक्स जो है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो बनवा के दे दिया गया उस पे जाने से पहले ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स तुम्हें मिल रहा है उसको तुम पहले पता कर लो, क्योंकि उसको तुम यदि पता कर लो ना तो तुम्हारे पास इसका आइगन वैल्यूज, ठीक है, इसका तुम्हारे रेंज सब कुछ के बारे में तुम्हारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए। चलो तो इसका मैट्रिक्स निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखा है T(f), ये दे के रखा है f प्लस f'(x) ऐसे। ठीक है, तो T(1) क्या होगा 1 प्लस 0, T(x) क्या होगा x प्लस 1, T(x²) क्या होगा x² प्लस 2x ऐसे होगा। ये सुन लो, अभी तुम क्या कर रहे हो, इसका यहाँ पे जो बेसिस है, बेसिस का जो एलिमेंट्स है इसके करस्पॉन्डिंग इसका इमेज निकाल रहे हो। तो तुम्हें मैट्रिक्स मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से एक बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स कैसे निकलता है ये तुम्हें आते हैं, ये मैं पकड़ के क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ। यदि तुम्हें ये नहीं आते तो चिंता का विषय नहीं है, वीडियो को यहाँ पे रोक दो, कोई भी एक टेक्स्ट बुक को पकड़ लो कि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन से उसका मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। यदि तुम्हें वो पता हो जाएगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा, इसीलिए मैंने इसको 1 स्टार पे रेटिंग किया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसके जो बेसिस है बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के माध्यम से लिख पाएंगे। इसको भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस यहाँ पे P7x इसके माध्यम से हम लिख पाएंगे। अभी वो जो बेसिस की जो कॉम्बिनेशन से हमने लिख दिया उसका जो कोएफिशिएंट्स आएगा, कोएफिशिएंट को हम कलम वाइज हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे करके रखे, देखो तुम्हारे पास ऐसे है, जब तुम T(1) को बैठाओगे तो ये 1 प्लस 0 दैट मीन्स 1, तो इसको तुम 1 × 1 प्लस 0 × x, यहाँ पे हमारे पास ये जो है ना ये हमारे कोएफिशिएंट्स है, ये हमारे काम का है। मैट्रिक्स का एंट्री जो है ये यहाँ से आएगा, ये जो कोएफिशिएंट्स आएगा दैट मीन्स तुम्हारे पास फर्स्ट कलम क्या होगा, फर्स्ट कलम हो जाएगा तुम्हारे पास 1 0 0 0 0 0 0 ये। ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा। ठीक है, 8, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या होगा तुम बताओ, Pn(x) का डायमेंशन यदि n+1 हो जाए तो इसका डायमेंशन होगा 7 + 1 दैट मीन्स 8। तो तुम्हारे पास मैट्रिक्स जो है मैट्रिक्स बनेगा एक 8 × 8 का एक मैट्रिक्स।
ठीक है। अच्छा, तो टी ऑफ एक्स क्या बनेगा? टी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो इसको तुम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बाकी को 0 कर दो। दैट मीन्स तुम्हारे पास यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बाकी सभी जो है बाकी सभी है 0। ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे 0 इंटू 1, 2 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बाकी सभी 0 है। तो यहाँ पे तुम क्या करो, इसका जो मैंने यहाँ पे जो स्काई कलर की इंक से मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है वो तुम्हें कलम का एंट्री होता है। ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे ही निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे 0, 2, उसके बाद आएगा 1, फिर सभी 0। तो ऐसे करके यहाँ पे 0, 0, यहाँ पे 3, इसके बाद यहाँ पे 0, 1, बाकी सब 0। तो ऐसे करके तुम समझ सकते हो कि ये जो है ना, ये ऐसे करके यहाँ पे आके 1, बाकी यहाँ पे जो है एंट्रीज ऐसे ऐसे चलेगा, चलते चलते लास्ट जो है एंट्री है ये है 7, यहाँ पे ऐसे। तुम समझ सकते हो कि ये कैसे बन रहा है मैट्रिक्स। तो ये जो है ना, ये तुम्हें एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दिया, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो होता है उसका आइगन वैल्यूज। अभी इसका डायगोनल पे तुम चाहो तो इसका मैट्रिक्स जो है तुम यहाँ पे कंप्लीटली निकाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट्स है सभी हो गया 1, तो इसका जो आइगन वैल्यूज आएगा वो सभी 1 ही आएगा। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। बात को समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी बोल रहे कि इसका आइगन वैल्यू 1 के साथ साथ 2 भी हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है ये गलत है। ऑप्शन ए बोल रहा है टी इज नॉट अ सब्जेक्टिव। देखो, एक ट्रांसफॉर्मेशन सब्जेक्टिव होने के लिए ओबियसली फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेशन को सब्जेक्टिव होने के लिए उसका जो रैंक है, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैट्रिक्स निकल के आ गया, उसका जो रैंक है वो होना चाहिए डायमेंशन ऑफ जो कोडोमेन है। हमारे पास कोडोमेन क्या है? P7, इसके बराबर। अभी इसका रैंक क्या है तुम खुद बताओ, इसका रैंक क्या होगा? 8x8 का मैट्रिक्स है, और हर एक एंट्री जो है, मतलब हर एक रो जो है सभी इनलाइनली इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स इसका रैंक है 8 और इसका डायमेंशन भी 8। दैट मीन्स ये जो है ये सब्जेक्टिव बन गया, लेकिन बोल रहा है कि नॉट सब्जेक्टिव, तो ये भी गलत है। अभी ऑप्शन बी बोल रहा है कि वहां पे ऐसे के मिलेगा जिसके कारण टी रेज टू द पावर के बन जाएगा कि जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब टी रेज टू द पावर के जो है एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा फॉर सम के। यदि ऐसे हो भी जाते ना तो ये मैट्रिक्स बन जाते नीलपोटेंट, और नीलपोटेंट मैट्रिक्स का हर एक आइगन वैल्यू 0 ही होता है। यदि ऐसे हो जाते तो उसका हर एक आइगन वैल्यू 0 बन जाते, लेकिन इसका तो आइगन वैल्यूज 0 नहीं है बेटा, इसका आइगन वैल्यूज है सभी 1। दैट मीन्स ऐसे कोई भी के नहीं मिलेगा जिसके कारण ऐसे हो, कभी संभव नहीं है। क्योंकि बाई एनी चांस यदि ऐसे के मिल भी जाए ना, टी रेज टू द पावर के कोश यदि 0 भी कर भी दिया एक्सीडेंटली, तो वो तुम्हें टी का हर एक आइगन वैल्यू को 0 होने के लिए फोर्स करेगा, जबकि ये 0 कभी भी नहीं होगा क्योंकि इसका आइगन वैल्यू सभी 1 होके रखा। बात करते हैं ऑप्शन डी की तरफ, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन डी को तुम देखो, बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए आर सच दैट टी माइनस आई इज ए जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तुम देखो, तुम्हारे पास जो टी मिल गया था, टी के हर एक तुम्हारे रो में केवल, मतलब डायगोनल की मैं यदि बात करें, डायगोनल पे केवल 1 है। अभी यहाँ से तुम यदि आई को माइनस करो तो डायगोनल पे 0 आएगा इन केस में। तो ये भी तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा? जो डायगोनल एंट्रीज होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो हो जाता है उसका आइगन वैल्यूज। मैं टी से आई को करके बता रहा है, ठीक है, क्योंकि आई में सभी डायगोनल एंट्री रहते हैं डायगोनल पे। तो इसको मेरे पास टी में पहले तो 1 था, बाद में मैंने माइनस करके 0 किया, वहाँ से जब मैं इसको माइनस करेंगे तो डायगोनल जो है डायगोनल सभी 0 बन जाएगा। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या आएगा? सभी आइगन वैल्यू 0 है। अभी कोई भी मैट्रिक्स का ध्यान दो, यहाँ पे यदि कोई भी मैट्रिक्स का सभी आइगन वैल्यू 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स ऑलवेज नीलपोटेंट होता है। दैट मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट
सम आर फॉर विच टी रेज टू द पावर आर इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग है। ये जो मैंने बात किया ना कि कोई भी मैट्रिक्स का यदि सभी आइगन वैल्यू 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स नीलपोटेंट बनता है, ये वैलिड होता है केवल फाइनाइट डायमेंशन के ऊपर। इनफाइनाइट डायमेंशन के ऊपर ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा जिसका सभी आइगन वैल्यू है 0, लेकिन स्टिल दैट मैट्रिक्स इज नॉट ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स मीन्स उसका हर एक आइगन वैल्यू 0 होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन किसी भी मैट्रिक्स का मतलब किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का हर एक आइगन वैल्यू 0 है, ये नीड नॉट इम्प्लाई दैट मैट्रिक्स इट इज नीलपोटेंट, जब तक तुम्हें फाइनाइट डायमेंशन प्रोवाइड ना कर दे तब तक। यदि फाइनाइट डायमेंशन दे दे तो हाँ, उल्टा भी सही है, यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशन था इसीलिए इसका उल्टा जो है मतलब 0 हर एक आइगन वैल्यू 0, यहाँ से हमने नीलपोटेंट का कंक्लूजन को ड्रॉ किया। इनफाइनाइट डायमेंशन के ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा के रखा है, डिस्क्रिप्शन पे मैं उसका लिंक दे देंगे, जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन था, तो इसी के कारण हर एक आइगन वैल्यू है 0, इसको दिमाग में लेते हुए हमने सीधा कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स बनेगा एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स। सम मैट्रिक्स रिलेटेड टू द पावर समथिंग इक्वल्स टू द 0 हो जाए सम इंटीजर, तो वो मैट्रिक्स को ऑलवेज नीलपोटेंट कहलाती है। ये नीलपोटेंट का डेफिनेशन, दैट मीन्स इसका जो आंसर है इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है।